कड़कती गर्मी में एक शाम मंजोला गांव के दो लोग गुड्डू की शरबत की दुकान में बैठे। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग काफी उदास है। आज जहां वो लोग गुड्डू की शरबत 2-3 गिलास पी जाते हैं, वहां कोई आज एक गिलास तक नहीं पिया। हाय रे गर्मी। दिन भर काम करने के बाद रात में शरबत पीने का मजा ही कुछ अलग ही है। हाँ यार भाई, इतनी गर्मी में पूरे शरीर की हड्डी का कचूमर हो जाता है। अगर हमारे गुड्डू भाई की शरबत की दुकान ना होती तो रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाता। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित है। अरे भाई, आज वो जो कब्रिस्तान का चौकीदार हारून कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, वो तो सिर्फ चौकीदार ही नहीं था, बल्कि वो कब्र खुदाई का काम भी वही करता था। अभी तक तो वो यही आ जाया करता था। पता नहीं कहाँ चला गया आज। हाँ भाई, पता नहीं क्या हुआ। चलो चल के देखते हैं। जैसे ही दोनों आगे जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी काले बादल से बिजली कड़कने लगती है और जोरों की खूंखार बारिश होने लगती है। अरे भाई, अपनी छतरी तो देना थोड़ा। हाँ भाई, लेकिन मेरे पास एक ही छतरी है। इतना बोलकर समीर कड़कती बारिश में छतरी लेके आगे बढ़ गया। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि समीर अपने मन में ही बोलता है, आज तक ऐसी कहर बरसाने वाली बारिश कभी नहीं हुई। आज का दिन जैसे आसमान ने अपना सारा गुस्सा बरसा दिया हो। चारों तरफ बस तूफानी बारिश और खराब मौसम ही नजर आ रहा है। इतना बोलते बोलते वो हारून के घर के पास पहुंच जाता है। वह उसके घर के बाहर खड़े होकर पीछे देखता है। अभी भी उतनी ही तेजी से बारिश हो रही थी। समीर छतरी को बंद करके दरवाजे के एक साइड रख देता है और घर के अंदर जाके उसको आवाज लगाता है, हारून कहाँ है तू? लेकिन घर के अंदर से हारून की कोई आहट नहीं सुनाई देती है। समीर डर जाता है क्योंकि घर में पूरा सामान उसी प्रकार रखा हुआ था। वो बहुत डर जाता है। और वो वहां से भीगते हुए गुड्डू की दुकान के पास जाता है, हाफता हाफता। अरे भाई, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? वो एकदम चुपचाप हाफता रहता है, लेकिन दोनों बार बार पूछ रहे थे, हारून का तो कहीं पता नहीं है कहाँ गया। हैरानी की बात तो ये है
कि उसका पूरा सामान वही है, उसी घर में पूरा पड़ा हुआ है। बिना कुछ लिए गया कैसे? इन्हीं बातें के बीच अंधेरे में गांव की कच्ची सड़क में एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दुकान तक आता है। माफ कीजिएगा जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि नूराबाद का कब्रिस्तान किस दिशा में पड़ता है? लगता है आप यहाँ नए हैं भाई, लेकिन इतनी गहरी रात में कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा नाम सलीम है। मेरे अब्बा हारून यही काम किया करते थे, मगर पिछले 3 दिनों से उनका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए बेचैन होकर मैं खुद ही उनसे मिलने चला आया। ओ, हारून तुम्हारे अब्बा थे। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। आज जब वो दुकान नहीं आए तो मैं उनसे मिलने चला गया। जाके देखा तो घर में कोई नहीं था। मैं डर के वो से आ गया। पूरा सामान वही रखा है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। गायब है मतलब? मेरे अब्बा बिना कुछ बताए ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे वहां तक ले चलिए भाई साहब। मैं तो वहां देखकर ही आ रहा हूँ। मैं तो नहीं जा सकता हूँ। उस कब्रिस्तान में तुम जा सकते हो। समीर रोते रोते कब्रिस्तान की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो कब्रिस्तान पहुंच जाता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू तैर रही थी। वह गंध इतनी तीखी थी कि उसकी नाक सिकुड़ गई। चारों तरफ फैली खामोशी और पुराने टूटे हुए कब्रों के बीच वह गंध मानो किसी अनदेखे रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि इस जगह पर कुछ तो बहुत गलत है। वह घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे पूरा कब्रिस्तान किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और हल्की सी ठंडी हवा उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। अचानक उसकी नजर पास की झाड़ी पर पड़ी। झाड़ी के पीछे कुछ अजीब सा हलचल हो रही थी। वहां बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं, जैसे किसी चीज के आसपास मंडरा रही हों। उनकी तेज भिनभिनाहट उस डरावनी खामोशी को और भी बेचैन कर रही थी। यह देखकर उसके मन में अजीब सा डर और शक पैदा होने लगा। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मक्खियों की भिन्न भिनाहट अब और तेज सुनाई देने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने झाड़ी को थोड़ा हटाया और पीछे झांक कर देखा। अगले ही पल उसकी सांस जैसे रुक गई। वहां उसके पापा की अधकटी लाश पड़ी थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। डर और सदमे से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पूरी रात वह वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा रहा। आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और लगातार गिरती बारिश की बूंदें उसके शरीर को भिगोती रहीं, लेकिन उसे कुछ भी होश नहीं था। सुनसान कब्रिस्तान में अंधेरा और बारिश का शोर मिलकर उस रात को और भी डरावना बना रहे। धीरे धीरे रात बीत रही थी। सुबह होने में अभी थोड़ा समय बाकी था। लगभग 3:30 बजे के आसपास उसे होश आया। उसका सिर भारी था और कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। वह घबराकर उठ बैठा और तुरंत झाड़ी की तरफ देखने लगा, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए। वहां उसके पापा की लाश नहीं थी। वह जगह पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और घबराहट में
उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कब्रिस्तान में बस सन्नाटा था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और बिना समय गंवाए दौड़ता हुआ उसी दुकान की तरफ भाग पड़ा। वह पूरी ताकत से भागता हुआ गुड्डू की दुकान की तरफ पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किस्मत अच्छी थी कि बारिश अभी भी लगातार हो रही थी, इसलिए दुकान पर बैठे लोग अपने अपने घर नहीं गए थे। दूर से ही उसे दुकान में हल्की रोशनी दिखाई दी। यह देखकर उसके मन में थोड़ी उम्मीद जगी। वह तेजी से दुकान के पास पहुंचा। दुकान खुली हुई थी और अंदर कुछ लोग बैठे थे। वो हांफते हुए उनके पास गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। भीगे हुए कपड़े, कांपता हुआ शरीर और डरी हुई आंखें देखकर सब लोग हैरान हो गए। वो घबराई हुई आवाज में बोल पड़ा, वो मेरे पापा को किसी ने मार दिया। उसकी बात सुनकर दुकान में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन घर पर मेरी लाचार माँ और मेरी छोटी बहन है। वे दोनों शायद भूख से परेशान होंगी। अब घर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उसने उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखा और धीरे से कहा, काश आप लोग मुझे कब्र खोदने का काम दे देते। अगर मुझे ये काम मिल जाए तो मैं किसी तरह अपने घर का गुजारा कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग चुप हो गए। उसके दर्द और मजबूरी ने माहौल को भारी बना दिया था। अरे रे, रोते क्यों हो? अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें काम की ज़रूरत है तो ज़रूर तुम्हें कब्र खोदने का काम भी आता होगा। अगर तुम्हारी इतनी मजबूरी है तो तुम यह काम कर लेना, इससे तुम्हारे घर का खर्च भी चल जाएगा। उसकी बात सुनकर लड़के ने आंसू पोंछे और उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वह उसी रात कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मन ही मन वह सोच रहा था, इन लोगों को मैंने कितना आसानी से बेवकूफ बना दिया। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में बुदबुदाया, जब लोगों को दफनाया जाता है तो कई बार उनके साथ सोने चांदी के गहने भी लाश के साथ ही छोड़ दिए जाते हैं। अगर किस्मत साथ दे गई तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। ये सोचकर उसकी चाल और तेज हो गई। रात का अंधेरा और सुनसान कब्रिस्तान उसका इंतजार कर रहा था। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं। उसकी आंखों में बस एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, लालच। उसके मन में किसी के लिए दुख या डर नहीं था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे कब्रों से कितना सोना चांदी मिल सकता है। ऐसी कब्र ढूंढ रहा था जो अभी कुछ ही दिन पहले बनाई गई हो। उसके मन में यही ख्याल था कि ताज़ी कब्र में ही कुछ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिर उसकी नजर एक नई बनी कब्र पर पड़ी। मिट्टी अभी भी थोड़ी ढीली दिखाई दे रही थी। वह पास गया और कब्र पर लगे पत्थर को ध्यान से देखने लगा। पत्थर पर साफ साफ लिखा था, जूरी अख्तर, जन्म 3 अक्टूबर 1986, मृत्यु 8 नवंबर 2024। ये पढ़कर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। कब्र को देखते ही वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह तुरंत कब्रिस्तान के उस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा जहां कब्र खोदने वाले लोग अपने औजार रखते थे और जहां कभी उसके पापा भी रहा करते थे। वो जल्दी से कमरे के अंदर गया।
कोने में रखी एक कुदाल उठा ली, फिर बिना एक पल गंवाए वापस उसी ताजी कब्र के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रात की ठंडी हवा कब्रिस्तान में सरसराहट पैदा कर रही थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल उसने कुदाल उठाई और पूरी ताकत से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान की खामोशी में कुदाल की आवाज गूंजने लगी और वह लगातार कब्र खोदता जा रहा था। उसके हाथ बिना रुके कुदाल चलाते जा रहे थे। अगला वार करते ही कुदाल सीधे नीचे पड़ी लाश से टकरा गई। अचानक कब्र के अंदर की मिट्टी हिलने लगी। अगले ही पल नीचे से एक सड़ा हुआ शव धीरे धीरे ऊपर दिखाई देने लगा। अगले ही पल उस सड़े हुए हाथ ने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी तरफ खींच दिया। समीर घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन चारों तरफ तेज हवा और गहरा सन्नाटा था। उसकी आवाज हवा में ही दबकर रह गई और धीरे धीरे वह उसी कब्र के अंदर खींच लिया गया। जैसे ही समीर को उस कब्र के अंदर खींच लिया गया, उसी पल अचानक सब कुछ बदल गया। तेज बारिश जो पूरी रात बरस रही थी एकदम से थम गई। ठंडी हवा भी जैसे अचानक शांत हो गई। पूरे कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद से आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर वो बाप बेटा गए तो गए कहाँ। कब्रिस्तान आज भी वैसा ही खामोश खड़ा है, मानो वह उस रात का राज अपने अंदर हमेशा के लिए छुपाए बैठा हो। Audio Jungle.